हेलो स्टूडेंट्स, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि निशान टेस्ट सीरीज अपन हर वर्ष चलाते हैं और इसके तहत इस वर्ष भी हमारे पास 2025-26 के दृष्टिकोण से 12 नवंबर से हमने निशान की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की। जो भी बच्चे जुड़ना चाहे वो भी जुड़ सकते हैं, इससे सबके लिए ओपन मामला है। और निशान की टेस्ट सीरीज की वैल्यू आप जानते हो, लगभग 90% पेपर राजस्थान बोर्ड में हमारी टेस्ट सीरीज का AGT छपता है। और उसी के तहत बच्चों 12 नवंबर को अपन ने साइंस का पेपर लिया था। टोटल 4 लेते हैं, 3 माइनर 1 मेजर, 10वीं क्लास का हिंदी मीडियम। और जो पेपर लिया था उसका मैं आपको यहाँ पर निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से आज उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आप जरा देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने दिया था इसके अंदर कि निम्न, ये तो था ही सही, आता है आपको। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों कि निम्नलिखित में से द्रव धातु है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर था बच्चों पारा अथवा मरकरी। आप देखो मैंने यहाँ पर दे भी रखा है, ब ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये देखो उत्तर पारा। ये मरकरी के नाम से भी आ सकता है बच्चों परीक्षा के अंदर, ठीक है, मरकरी। और Hg भी आ सकता है, Hg इसका सिंबल या प्रतीक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तत्व P जो मुलायम है तथा ठंडे जल से क्रिया करता है तो वो तत्व P है। तो इसमें देखो सोना बच्चों ठोस है, ठीक है, कठोर है। पोटेशियम ही इसका आंसर है, क्योंकि पोटेशियम अगर है तो ऑप्शन में सोडियम नहीं होगा। वैसे लिथियम भी मुलायम धातु होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको पोटेशियम अगर है तो पोटेशियम उसका आंसर है, और पोटेशियम अगर नहीं है तो फिर सोडियम है तो सोडियम उसका आंसर है। तो यहाँ पर हमने क्या दे रखा था बच्चों, पोटेशियम। तो पोटेशियम इसका उत्तर है। आगे चलो, तीसरा क्वेश्चन दिया था भाई हमने, एल्यूमिनियम तथा पोटेशियम के M कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो भैया एल्यूमिनियम का होता है 2 8 3, ठीक है। और हमने जो पोटेशियम होता है बच्चों उसका 2 8 8 और जो है 1। तो M कोश में पूछा था, तो ये देखो ये इसका M कोश, ये इसका M कोश। तो इसका सही जवाब क्या था बच्चों, 3 8। क्या जवाब सही था इसका, 3 8, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया था हमने कि एल्यूमिनियम जिंक तथा Fe की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम पूछा था बच्चों, घटता हुआ क्रम। तो इसका जो सही जवाब था वो ब था। क्यों था, क्योंकि ये निशान जिधर भी होता है ना वो चीज बड़ी होती है। तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, जिंक उससे कम और लोहा उससे कम। तो घटता हुआ ही पूछा था हमने, ठीक है। उसके बाद आगे देखो आप, ये पहले चैप्टर से था बच्चों, Fe2O3 प्लस 12, तीर का निशान Al2O3 प्लस 2Fe। उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका आंसर था इसका आंसर था विस्थापनीय अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापनीय। क्यों? क्योंकि ये एल्यूमिनियम देखो आप यहाँ पर, ये एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है, जो इस कम क्रियाशील Fe का यहाँ से विस्थापन कर रही है। तो फिर कौन सी अभिक्रिया हो? विस्थापनीय अभिक्रिया, ठीक है। देखो अगला, अभिक्रिया ZnO प्लस C, तीर का निशान Zn प्लस CO। अब इसमें क्या है साहब, जिंक उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो बच्चों देखो ना, कार्बन कार्बन मोनोक्साइड में बदल गया, तो इसका मतलब उसके अंदर किसकी वृद्धि हो गई? ऑक्सीजन की। तो कार्बन क्या हो रहा है बच्चों? उपचयित हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से ZnO आपका किस में चेंज हो गया? Zn में। तो कौन हट गई साहब? ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन किस में हटती है? अपचयन में हटती है। तो भैया कार्बन जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो इसका सही जो कथन था ना बच्चों, वो 3 और 4 था। ये देखो आंसर में हमने दे रखा है।
थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न, चांदी के ऊपर काले रंग की परत का चढ़ना क्या कहलाता है? संक्षारण। ये पहले चैप्टर से भी था बच्चों, थर्ड चैप्टर से भी था, लेकिन हमने दिया थर्ड चैप्टर से था। आपको पता है तांबे का हरा पड़ना, चांदी का काला पड़ना, लोहे पर जंग लगना, ये सब बच्चों संक्षारण के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखो, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ है, सारे आपको एक जैसे लगेंगे, पर इसका सही आंसर है बच्चों AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, आगे देखो, जटा रस का pH कितना होता है? 1.2, ध्यान रखना। नींबू के रस का 2.2, उदासीन विलयन का 7 और प्रबल क्षार 14। आगे देखो, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, कौन करता है साहब? अम्ल करता है। और अम्ल का pH किससे कम होता है? 7 से कम होता है। तो आप देखो इसमें 7 से कम केवल एक ही संख्या है बच्चों, 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो सही जवाब है कितना है बच्चों? 4। आगे देखो, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है, ये है साहब CHO, क्योंकि ये एल्कोहल का है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है और ये कीटोन का है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? CHO। आगे देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है भैया, ये संतृप्त है, ये संतृप्त है, ये भी संतृप्त है। तो असंतृप्त कौन है? C2H4। C2H4 मतलब एथिन। ठीक है, एथिन या एथिलीन। आगे देखो, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन, ये यहां पर बच्चों इस जगह मैं बता दूं CNG। इस जगह क्या है बच्चों? CNG। ये कंप्यूटर मिस्टेक थोड़ी सी हमारी है। CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो इसका प्रमुख अवयव है बच्चों मेथेन, CH4। अगर सूत्र में आ जाए ना तो CH4। ठीक है, आगे देखो, ये एस्टरीकरण की रिएक्शन पूछी थी, हमने इसको सही कर दिया यहाँ पर। ये वाली रिएक्शन, ये वाला है साहब CH3 COO CH2 CH3। हमारे मेन पेपर में यहाँ पर CH3, तो ये करेक्शन हमने इसमें कर दिया है, ये CH2 CH3। इसमें बच्चे ने जैसे ये भी लिख दिया है, तो वो भी हमने वहां पर करेक्ट किया है, पर यहाँ तो हमने ओरिजिनल आंसर दे दिया इसका, ये द। आगे चले बच्चों, ऑप्शन कंप्लीट हो गया। रिक्त स्थान देखो, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये हर साल आता है, यूं मान के चलो आप। आगे देखो भाई, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। रिक्त स्थान में बच्चों क्रिस्टलन जल लिखना था। ठीक है, आगे देखो, बेकिंग पाउडर, जो यहाँ पर बेकिंग सोडा लिखना था, इसकी जगह NaHCO3 भी लिखा जा सकता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी जगह रासायनिक नाम भी लिखा जा सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक। आगे देखो बच्चों, आयोडीन, ब्रोमीन और सल्फर में से द्रव धातु कौन है? ब्रोमीन है साहब, ब्रोमीन, ध्यान रखना। आयोडीन, ब्रोमीन तथा सल्फर में बच्चों द्रव अधातु कौन है? ब्रोमीन। पीतल और एक मिश्र धातु है जो बच्चों तांबा और जस्ते की बनी होती है। किस किस की बनी होती है? Cu+Zn। इसकी जगह यहाँ पर बच्चों Cu और Zn भी लिख दोगे तो भी सही है। चलो, एथिन में सह संयोजक बंध देखो बच्चों, एथिन इस प्रकार का होता है, ये देखो, गिन लिया करो, 2 2 4 2 6। एथिन के अंदर जो सहसंयोजक बंधों की संख्या होती है ना बच्चों, वो 6 होती है। ठीक है, आगे देखो, एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन सिरका कहलाता है, ये हमने
फोर्थ चैप्टर से दिया था बच्चों। कौन से चैप्टर से? फोर्थ चैप्टर से। अब चलते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में। ये देखो x क्या है साहब? x यहाँ पर इसका साधारण नाम तो बच्चों बिना बुझा हुआ चूना और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। देखो दोनों नीचे हमने दे रखे। साधारण नाम बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि यहाँ क्या आएगा आप जानते हो, CaO। तो CaO का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का साधारण नाम बिना बुझा हुआ चूना। चलो आगे देखो बच्चों, शंक्वाकार फ्लास्क का चित्र बनाना था, ये वाला बनाना था। इसमें केवल फ्लास्क भी बनाया जा सकता है, ऐसे बना दो आप। इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो इसके अंदर तो हमने दे दिया है, लेकिन आप ऐसा फ्लास्क बना दोगे वो भी सही है, उसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया से बनने वाला उत्पाद कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चों। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सूत्र क्या है? MgO। चलो आगे देखो, विस्थापनीय और द्विविस्थापनीय अभिक्रिया में एक अंतर। सिंपल है, विस्थापनीय अभिक्रिया में एक मूलक विस्थापित होता है, जबकि द्विविस्थापनीय अभिक्रिया में दो मूलक विस्थापित होते हैं। आप इन दोनों की परिभाषा लिख दो कि उसमें भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, नींबू और इमली में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। बच्चों नींबू में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। आप तो वो अम्लों की तो पूरी 8 अम्लों की सारणी तैयार कर लेना, उसमें से क्वेश्चन निश्चित है 2026 में। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान लिखते हुए स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर। तो बच्चों उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 और स्वाद के आधार पर पूछ रहा है ना, तो सिंपल है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बस ये लिखना है। यही दे रखा है हमने, देख लो पीपीटी पर। आगे देखो, कार्बन के उन 2 गुणधर्मों के नाम लिखो जिसके कारण प्रकृति में उनकी सबसे ज्यादा संख्या है। तो चतुसंयोजी और श्रृंखलन। ध्यान रखना, उसमें क्या लिखना था बच्चों? चतुसंयोजी और श्रृंखलन। आगे देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड आ रहा है ना भाई, तो इन और इनमें कार्बन कितने हैं बच्चों? 3। तो 3 में क्या जोड़ेंगे? प्रोप। तो प्रोप प्लस इन बराबर क्या बन गया? प्रोपिन। अगर त्रिबंध होता तो प्रोपाइन, आप 1 प्रोपिन लिख दो, वो भी सही है वैसे, पर सही जवाब प्रोपिन लिख दिया। आगे देखो भाई, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलों के अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाला केवल चित्र ये रहा। बहुत सिंपल था, परत नली में 2 किलो को डुबोना था कॉपर सल्फेट का, ये नीले रंग का विलयन। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने एक और चित्र पहले चैप्टर से दिया था, और वो ये था कि कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के लिए व्यवस्थित उपकरण। ये चाइना डिश था, इसमें कॉपर चूर्ण, ये पूरा हिस्सा। नामांकित चित्र अगर परीक्षा में आता है ना बच्चों, तो आपको उसका डिटेल नहीं लिखना है, केवल डायग्राम मेंशन करके आना है, बस नाम लिख देने जैसे ये लिखे हुए हैं। चलो आगे देखो, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर बच्चों लिखना था CaHCO3, ये सेकंड चैप्टर से पूछा था, CaHCO3 होल 2। और इसके नीचे भी हमने एक रिएक्शन पूछी थी, तो बच्चों यहाँ पर लिखना था हमें CaCO3। ये दोनों रिएक्शन मैंने सेकंड चैप्टर से उठाई थी, जिसमें धातु की कार्बोनेटों से क्रिया है उसके अंदर से। ठीक है, अम्लों की कार्बोनेटों से क्रिया। आगे देखो, अम्लीय वर्षा को परिभाषित करते हुए इसके लिए जिम्मेदार ऑक्साइडों के नाम बताने थे। तो जब वर्षा के जल का मान बच्चों 5.6 से कम हो जाता है, तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार आप लिख सकते हो सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो SO2 NO2 CO2। सब सही है बच्चों ये।
आगे देखो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो हमने देखो दे रखा है, जो धातु के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को दर्शाते हैं। ध्यान रखना, जो धातु के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को दर्शाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। निस्तापन और वर्जन समझाना था बच्चों। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में ऑक्साइड अयस्क में बदलना और सल्फाइड अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में ऑक्साइड अयस्क में बदलना वर्जन। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आगे देखो भाई, ये तो हो गया वर्जन। उसके बाद धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसको दर्शाने वाला ये डायग्राम देख लो आप बोर्ड पर। जैसा मैंने कॉपी के अंदर बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में बना रखा है वैसा बना दो, इसमें भी मार्किंग होगी, घबराओ मत। ये डायग्राम देख लो, धातु के अंदर धारा का चालन होता है। उसके बाद देखो तन्यता को परिभाषित करते हुए, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। आपको पता है धातुओं से तारों को खींचा जा सकता है और धातु का ये गुण ही तन्यता कहलाता है। और सर्वाधिक तन्य धातु जो होती है ना बच्चों, वो सोना होती है। देखो लिख रखा है हमने, एयू उसका प्रतीक होता है, और गोल्ड। आगे देखो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रक्रिया से मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण बताना था बच्चों। ये Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को एक एक चाहिए, एक Mg इसको देगा, Mg दूसरा इसको देगा। Mg ने 2 त्यागे, Cl ने 1 ग्रहण किया, 1 ने, तो फिर यहाँ 2 लगा। बस ध्यान रखना यहाँ 2 नहीं लगाना ऊपर आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है बच्चों, तो एक ही माइनस आएगा, उसके नीचे 2 लगेगा, जैसे बता रखा है मैंने। आगे देखो तांबे के वैद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का नामांकित चित्र ये रहा बच्चों। यहाँ पर ये वाला एनोड मड है, ये क्या है साहब, एनोड है। कौन सी धातु की, अशुद्ध धातु की। ये कैथोड है, शुद्ध धातु के। देखो यहां से कॉपर आयन यहाँ निकल कर आ रहे हैं, एनोड से कैथोड पर आ रहे हैं। तो अपने को प्योर मेटल कहाँ मिलती है, कैथोड पर मिलती है। पर वो डिटेल नहीं लिखना, केवल चित्र बनाना है, ठीक है। उसके बाद आगे चले, H+ आयनों की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत इजी है। H+ आयन अगर किसी विलयन में बढ़ते हैं, फाइनली उसकी अम्लीयता बढ़ती है। और अगर H+ आयन किसी विलयन में घटते हैं तो बच्चों उसकी अम्लीयता घटती है। यही हमने इसके अंदर दे रखा है। आगे चलो, स्पष्ट करो कि मुख का पीएच परिवर्तन दंत क्षय का कारण है। देखो आप इधर सभी, मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। देखो भोजन करने के बाद मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं करेंगे तो हमारे दांतों के बीच में भोजन के कण शेष रहेंगे, ठीक है। उनका जीवाणु अपघटन करेंगे, अपघटन करेंगे तो मुख में अम्ल पैदा होगा, अम्ल पैदा होगा तो दंत वल्क संक्षारित होगा, जिससे दांत गिरना प्रारंभ कर देंगे। यही है बच्चों इसके अंदर। अथवा में ये कर सकते हो आप, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षारक की निश्चित मात्राओं को मिलाने पर दोनों एक दूसरे के गुणों को उदासीन करते हुए लवण और जल बनाते हैं तो उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसके साथ हमने जो दिया था बच्चों, देख लो सभी, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल की अधिकांश मात्रा में जल नहीं मिलाते, अपितु जल की अधिकांश मात्रा में अम्ल मिलाते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको पता है अम्ल और जल के मिलने की क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। अगर आप अम्ल की अधिकांश मात्रा में धीरे धीरे जल मिलाओगे तो बच्चों बहुत अधिक ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा के साथ वो विलयन भी बाहर निकलेगा, और वो विलयन जब आपकी त्वचा पर गिरेगा तो आपकी त्वचा जलेगी। फाइनली कांच का पात्र भी टूट सकता है, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अगर आप जल की अधिकांश मात्रा में अम्ल मिलाओगे तो बच्चों वो जल क्या करेगा, उस अम्ल को अवशोषित कर लेगा, उसकी ऊष्मा को वो ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण कर लेगा बच्चों तो विलयन बाहर नहीं आएगा, फाइनली कोई दुर्घटना नहीं होगी। ये देखो हमने दिखा रखा है, इसको आप चेक करें, ये इसका उत्तर है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देख लो बच्चों, CaSO4.12H2O। 3 नंबर में पूछा था हमने इसकी जल के साथ क्रिया की समीकरण, ये रही बच्चों पीओपी। डेड H2O से हमने इसकी क्रिया करा दी तो जिप्सम बन गया, कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद इसका चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग पूछा था हमने। देखो चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग भी पूछा था, वो मैं यहाँ पर ही बता दूं, इसमें मैंने लिखा नहीं है। शरीर की टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए, आप बताए जब शरीर की हड्डी टूट जाती है तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है, तो वो इसके अंदर दे देना था। आगे देखो, अथवा में बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र ये रहा बच्चों, NaSCO3। केक को मुलायम और स्पंजी बनाने की समीकरण लिखनी थी, ये देखो ये रही समीकरण। और इसका एक उपयोग कोई भी लिख सकते हो आप, जैसे इसमें तो हमने दे रखा है रसोई घर में स्वादिष्ट कस्ता, सस्ता नहीं है ये यहाँ पर मिस्टेक है, तो मैं बोल दूं कस्ता। कस्ता का मतलब होता है बच्चों सॉफ्ट, ये सस्ता नहीं है। सस्ता तो पकौड़े होते भी कहाँ है आपको पता है, बहुत महंगे होते हैं, तो यहाँ पर कस्ता है। कस्ता का मतलब बिल्कुल सॉफ्ट, तो ये इसका यूज देना था। और भी अपने हिसाब से बेकिंग पाउडर बनाने में दे सकते हो, पेट की अम्लता को दूर करने में दे सकते हो। अब देखो बच्चों, मेथेन और एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये रही मेथेन की, देख लो सहसंयोजक बंध बन रहा है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो बच्चों, ये मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। इसके साथ एक और पूछी थी हमने एथेन की, ये इसके अंदर बच्चों ये एथेन की है, ध्यान रखना किसके, ये एथेन की। तो आप इसको तैयार नहीं करोगे। एथेन की मैं आपको बता देता हूं, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बच्चों ये देखो आप इस प्रकार से, यहाँ डबल बॉन्ड होता है तो 2 हो जाएंगे, या एक इस प्रकार से, एक ऐसे। यहाँ बच्चों डबल बॉन्ड, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 4 8 हो गए ना, और ये 4 और 4 ये है। फिर कहूंगा मैं आपसे, ये आपको तैयार नहीं करनी, ये एथेन की है भाई, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ एथेन की नहीं, एथेन की ये वाली है, क्योंकि उसमें बीच में डबल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो बच्चों, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों में प्रकार्यात्मक अथवा क्रियात्मक समूह समान होते हैं। बच्चों रासायनिक गुण समान होते हैं, प्रकार्यात्मक समूह समान होते हैं, CH2 का अंतर होता है, आणविक द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है। देखो सब दे रखा है हमने इसके अंदर। चलो बच्चों आगे, साइक्लोहेक्सेन तथा बेंजीन की संरचना, ये तो किसकी है बच्चों, बेंजीन की। देखो इधर बता दूं मैं आपको, और ये है साइक्लोहेक्सेन की। बेंजीन का अणु सूत्र बच्चों C6H6, और साइक्लोहेक्सेन का C6H12। अथवा में पूछा था हमने। आगे देखो, अब जल की उपस्थिति में साबुन कपड़ों की गंदगी को कैसे अलग करता है। देखो बहुत इजी दे रखा है हमने, साबुन कपड़ों की गंदगी से क्रिया करके मिसेल बनाएगा, मिसेल का जल विरागी सिरा कपड़ों की गंदगी को घोल देगा, फिर जल रागी सिरा उसे जल में घोल देगा, कपड़ों की गंदगी दूर हो जाएगी। बस 2 नंबर में केवल इतना सा ही लिखना होता है बच्चों। अब देखो अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है हमारे पेपर का, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया को उदाहरण की सहायता से समझाइए।
ये अभिक्रिया केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखाते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद ये देखो सूर्य के प्रकाश में जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो ये बन जाएगा साहब। वैसे ये 4 पदों में होती है, पर आपके 10वीं क्लास में तो केवल यही पद लिख दोगे जिसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये आपकी प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया होगी। उसके बाद देखो बच्चों, इसके साथ हमने पूछा था एथेनॉल के निम्न के साथ क्रिया की समीकरण। सोडियम के साथ देख लो, सोडियम एथॉक्साइड हो रहा है 15 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। और उसी प्रकार से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर बच्चों ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिन बन गया और जल बाहर निकल गया। इसको अपन एथेनॉल के निर्जलीकरण की समीकरण भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसमें ये निर्जली कारक है सांद्र H2SO4। इसके अथवा में जो पूछा था हमने, देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो क्षारीय यहां पर आ जाएगा KMnO4, देखो अम्लीय K2Cr2O7। इनकी उपस्थिति में एथेनॉल को गर्म करने पर वो एथेनोइक अम्ल में चेंज हो जाता है। देखो यहां दे रखा है हमने, क्षारीय KMnO4 अथवा अम्लीय K2Cr2O7, इनमें से किसी की भी उपस्थिति में गर्म करवा तो ये एथेनॉल आपका एथेनोइक अम्ल में बदल गया। बच्चों यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीकरण हो गया। इस वजह से अपन इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, निम्न को परिभाषित कीजिए विकृत अल्कोहल। अरे भाई, एथेनॉल के औद्योगिक उपयोग के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें कुछ मात्रा में मेथेनॉल मिला दिया जाता है। मेथेनॉल बच्चों एक जहरीली शराब होती है। अब कैसे पता लगे कि इसमें मेथेनॉल मिला हुआ है? तो उसमें नीले रंग का रंजक मिला दिया जाता है जिससे वो नीला बन जाता है, और उस नीले रंग के अल्कोहल को विकृत अल्कोहल कहते हैं। उसको पीने के काम में नहीं लिया जाता। ये हमने पीपीटी में यही दे रखा है बच्चों। और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल देखो, जब सर्दी के दिनों में एसिटिक अम्ल अथवा एथेनोइक अम्ल को ठंडे वातावरण में रख दिया जाता है तो वो जमकर बर्फ के समान क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसको अपन कहते हैं बच्चों ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ये पूरा जो पेपर हमने लिया था ना बच्चों, वो 60 नंबर का लिया था और बोर्ड के क्राइटेरिया को ही अपनाया गया है। ऑप्शन रिक्त स्थान, एक लाइन, छोटे बड़े और बड़े, और उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से अभी तैयार करवा दिया। पहला पेपर टेस्ट सीरीज का स्टार्ट हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप बताएं निशान की टेस्ट सीरीज के बारे में, उन्हें भी प्रोत्साहित करें टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए। जो कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी संस्थान के अंदर अध्ययन कर रहे हो, क्योंकि अपनी टेस्ट सीरीज के 90-95% क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में डिट्टो छपते हैं। ठीक है, अब अगला सॉल्यूशन अपन आएंगे बायो के सॉल्यूशन के साथ जब भी अपना पेपर होगा। जुड़े रहिए निशान डिजिटल ऐप से, और निशान डिजिटल ऐप से आप जुड़े रहेंगे बच्चों, सफलता आपकी निश्चित है। थैंक यू।